बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ आम इशूज़ पर बात करें। और लाहौर की अगर स्टार्ट करें, हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस, तो जुडिशल कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर चीफ़ जस्टिस आलिया के नाम की मंजूरी दे दी है। और अब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा होंगी और पहली खातून चीफ़ जस्टिस होंगी लाहौर की। जुडिशल कमीशन ने इनकी अप्रूवल की है और इस बारे में हम जानेंगे वकला के भी कुछ तासुरात के जस्टिस आलिया नीलम जो है कैसा इंतखाब था और इनको चीफ़ जस्टिस बनाया जा रहा है। बिकॉज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट्स होती हैं। अगर इन सीट्स पे लोगों को ऑफ द मार्क जाके उनको फेवर दी जाए तो फिर बाद में उनसे अपनी मर्ज़ी के काम भी करवाए जाते हैं। इस मुल्क के अंदर होता ही है। तो क्या ये एक मेरिट के ऊपर चीफ़ जस्टिस की सिलेक्शन थी या फिर से कुछ अपनी मनमानी करवाने के लिए कोई सिलेक्शंस की जा रही हैं? साथ ही अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स के वर्किंग ग्रुप हैं, एक पिटीशन दायर हुई थी जुल्फ़िकार बुखारी की जानिब से यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और उसमें कहा गया था कि इमरान खान की हिरासत का फ़ैसला मनमानी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वर्किंग ग्रुप ने ये रिस्पॉन्स दिया है और कहा है कि इमरान खान को फ़ौरन रिहा किया जाए। और हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा उन्होंने लेटर लिखा है और इसमें सारी बातें की हैं कि जो इमरान खान को हिरासत में रखा गया है और जिस तरह से कवानीन बनाए गए हैं, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, जिस पे अभी तक हुकूमत के रिएक्शन जो आया है वो हमारे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जिन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी और मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। सो लिहाजा अंदरूनी मामले पे बात ना की जाए। यूनाइटेड नेशंस को ये जवाब दिया गया है। अब देखते हैं आगे मज़ीद फर्दर क्या होगा। बिकॉज यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाएंगे और ये सब मामलात करेंगे। इस पे क्या होगा बात करेंगे। हमारे मुल्क में महंगाई, बिजली के बिल्स और लोगों की जो तकलीफ़ है, इस पे बात भी करेंगे। इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। आखिर अभी ये दिया गया बजट, जिसको दोस्त बजट का नाम दिया गया, जो कि इंतहाई झूठी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं था इस बजट के अंदर जो आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ मिला हो, बल्कि हर किसी पे बोझ मज़ीद बढ़ा दिया गया इन हालात के अंदर। इस पे अपने इकोनॉमिस्ट की राय जानेंगे। स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एस एन महमूद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। गुलाम अब्बास सरल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ डॉक्टर एस एन महमूद साहब से। डॉक्टर साहब, इमरान खान को रिहा किया जाए यूनाइटेड नेशंस के अंदर ह्यूमैनिटेरियन यानी ह्यूमन राइट्स का जो वर्किंग ग्रुप है उसने डिसाइड किया। आखिर यूनाइटेड नेशंस जब भी कोई फ़ैसला देते हैं उससे पहले वो रिसर्च करते हैं प्रॉपर्ली और हर चीज़ को उसके इन्स एंड आउट्स देखने के बाद वो कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। और अब डिसीजन उन्होंने ले लिया और कहा कि इमरान खान को फ़ौरन रिहा किया जाए। विल इट क्रिएट सम प्रेशर ऑन द करंट गवर्नमेंट? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चट्टा साहब, प्रेशर तो क्रिएट आज हो ही गया है। इसमें ये वाकया ये है कि मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन की वजाहत के लिए अर्ज कर दूं कि 99th इजलास था ये अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग कमेटी का। ये वर्किंग ग्रुप है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, सियासी मराहल और मुख्तलिफ जो है तनाज़ात है उसके हवाले से जो है ना ये काम करते हैं और बड़ी सीरियस लेवल पे ये काम होता है। और ये 18 मार्च से लेके 27 मार्च तक 9 रोज इनका मुसलसल इजलास जारी रहा था इसी साल 2024 में। ये आज उनकी रिपोर्ट बिलाशुबा कल बरोज पीर ये रिपोर्ट शाया हुई है, लेकिन इस इजलास की जो फाइंडिंग्स थी और इस पे जो बहस हुई वर्किंग ग्रुप की जानिब से वो 27 मार्च 2024 को फाइनल हुई थी। 18 मार्च को शुरू होने वाले इजलास से, ठीक है। और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बात जो इस रिपोर्ट से जो सामने आती है वो ये है कि इस वक्त इमरान खान वाला जो मामला है ये अब एक लोकली मामला नहीं रह गया कि आप इसे कहें जी नहीं ये तो हमारा अंदरूनी सिर्फ मामला है, दाखिली मामला है, हमें तो सिर्फ अपनी मर्जी से अपने काम करने हैं, अपने माहौल और जो हमने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है लीगल और इलीगल उसके मुताबिक हमने चलना है। अब ये ऐसा नहीं रह गया। अब ये अक़वाम आलम की नज़र में ये एक मामला जो है ना एक तनाज़ा बन चुका है। और उसके बारे में एक वर्किंग रिपोर्ट ने एक जो है ना एक उसमें वर्किंग ग्रुप के जो एक रिपोर्ट है ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई है। वो कहते हैं जी इमरान खान को रिहा करें आप जी। उसकी बुनियाद उन्होंने ये बनाई है कि वो कहते हैं कि जो सजा साइफर केस में दी गई है इस पर तबसरा करते हुए और बिल्कुल फाइंडिंग दी है जो वर्किंग ग्रुप है उसने कि ये कोई सीक्रेट एक्ट जो है उसकी कोई जो ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है, ना ही ऐसा कोई लग रहा है कि ये कोई ऐसा मामला है, लिहाजा उसको रहा किया जाना चाहिए।
और दूसरा इस बात को डॉक्टर साहब मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे थे इमरान खान की हिरासत का फैसला मनमानी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग ग्रुप ने कह दिया। और डॉक्टर एस एम महमूद साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखिए सर, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हमें जायजा लेना होगा ये कि अब चूंकि आपको पता है को सजा मौतली का भी हुक्म आ चुका है, और अब एक तरफ जो वर्किंग ग्रुप था उसकी रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं उसके मुताबिक ये बात भी एक तय होती दिखाई दे रही है कि सजा जो है शायद वो गलत हुई थी। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा, हमें ये भी इंटरनली तो कम से कम देखना पड़ेगा ना कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है और कौन किसने इतना क्योस पैदा किया है। बल्कि एक बात ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहना चाहे, वो ये कही गई कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान की, वो बिला वारंट हुई थी। जी बिल्कुल। अब ये नहीं पता कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। मैं काफी इसको खंगालने की कोशिश की है, तो अभी तक कोई ऐसा वारंट कोई चीज सामने नहीं आया जो उस वक्त दिखाया गया था और उसके तहत गिरफ्तारी की गई थी, या कोई उसको, हाँ उसके बाद वो एक एंटीडेटेड शायद एक था कोई एक चीज जिसके लिए किया गया था, लेकिन जिसपे जो वर्किंग ग्रुप है उसने एक अदम इत्मीनान का इजहार किया है। और अब ये हमारे सिस्टम के लिए जो कि पहले ही 138वें नंबर पे खड़ा है अदलिया का, उसके लिए मैं समझता हूं कि चट्टा साहब ये एक बड़ा आखिरी चैलेंज है ये रिपोर्ट। अगर ये कोई रिपोर्ट कोई किसी यूसी की रिपोर्ट नहीं है, किसी यूनियन काउंसिल या किसी आप तहसील की रिपोर्ट कह दें जी जिला की, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। और चट्टा साहब इस पर आपके हाई उप्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और इसमें आपके अटॉर्नी जनरल से लेके एडवोकेट जनरल से लेके आपके पाकिस्तान के हर एक सीनियर वकील को इस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उन्हें अपनी राय का इजहार करना पड़ेगा। बार काउंसिल्स को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा कि क्या बार काउंसिल इस पर क्या कहती है, बार काउंसिल्स के नजदीक ये है इस वर्किंग पेपर की क्या अहमियत है, और क्या ये पाकिस्तान की अदलिया की शोहरत में इजाफा कर रहे हैं, या उनके जो भी हमने एक इमेज बनाया अपना देखिए ना, हमने अदलिया ने एक 138वें नंबर का एक अपने आप को पोर्ट्रेट किया है वर्ल्ड में। बल्कि मुझे एक दोस्त कह रहे थे शायद सिर्फ सोमालिया हमारे से पीछे है, क्योंकि अफगानिस्तान की अदलिया भी जो सो कॉल्ड काजीबाजी है, सुना है कि उसको 100 रेटिंग्स उसको मिल रही है दुनिया में। तो जब हमारे पीछे शायद सिर्फ सोमालिया ही रह गया है, तो अब देखना ये पड़ेगा कि अब हम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये डर है मुझे कि अगर इसको सही रिस्पॉन्ड ना किया गया तो हमारा जो 138वां नंबर है वो भी छिन जाएगा, और हम शायद कहीं आखिरी मनसब पर, आखिरी दर्जे पर ना पहुंच जाए। गुलाम अब्बास अरल साहब, सर ये बातें सामने आ चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ ने यह भी कह दिया कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो उसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं था, और ये भी कहा कि बज़ाहिर इसका मकसद इन्हें नाअहल करना था। क्या कहेंगे आप इस पर सर? इसकी क्या वो वकला के ऊपर, वकला बार्स के ऊपर, पाकिस्तान की अदालतों पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, इसमें जो आम बात है वो ये है कि जो वर्किंग ग्रुप है यूएनओ का, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, और वो कह रहा है जो हमारा आईन कह रहा है, जो हमारा दस्तूर कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक जो है उनको पामाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में अदालतें जो हैं वो इंसाफ देने में नाकाम हो गई हैं। निजाम इंसाफ जो है वो काम नहीं कर रहा, बिल्कुल बैठ गया है, और जो है लोगों को जो है फ्री एंड फेयर जो है वो एक फेयर ट्रायल का जो अपॉर्चुनिटी है, जो हर किसी का आईनी और कानूनी हक है, वो नहीं दिया जा रहा। ये सारी बातें जो हैं चट्टा साहब, ये हमारे दस्तूर में भी लिखी हुई हैं और ये हमारे कानून में भी लिखी हुई हैं कि ये हर किस शहरी का जो है उसका ये बुनियादी हक है जो रियासत ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, आईन ने जो है हर शहरी को दिया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमें जो है अपने मामला ठीक करने चाहिए कि बजाय हम इस बात का एक रट लगा लें कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। देखिए, आप खुद कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो आईएमएफ ने तैयार किया है, तो फिर वो क्या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? बिल्कुल मुदाखलत है, ये सबसे बड़ी मुदाखलत है। पाकिस्तान का बजट डिसाइड कर रहा है आईएमएफ, जो कि एक प्राइवेट इदारा है और मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वो आपका बजट डिसाइड करे। इससे बढ़ के मुदाखलत क्या हो सकती है आपके मुल्क में? देखें, ये पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और उसका जो बजट है वो खुद नहीं वो तैयार कर सकते, और वो कहते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है वो आईएमएफ ने तैयार किया है, अमेरिका ने तैयार किया है, और ये जो तंजीम है ये तो पूरी दुनिया की है। इंसानी हकूक के हवाले से जो है इसका जो बेसिक जो फंडामेंटल जो इसका वर्क है यूएनओ का, वो जहां कहीं भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही होती है तो ये निशानदेही करते हैं।
आलतों के क्या निशानदेही करते हैं फलस्तीन के अंदर, तो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत सारी जगहों पे नाकाम रही है, क्योंकि इसकी कोई जब लीगल बाइंडिंग नहीं है। पावरफुल मुल्क आ जाता है तो फिर यूनाइटेड नेशंस की औकात खत्म हो जाती है, इनकी तमाम तर कवानीन और हर चीज खत्म हो जाती है। लेकिन चलें, हम जैसे मुल्कों पे लागू तो होता है ना, और क्या हो कुछ और ना हो, हम जैसे मुल्कों को माननी तो पड़ती है बात। अब इस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी उन्होंने कर दी है कि इमरान खान को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया, और ये भी कह दिया कि वकला सफाई से जरा का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया है ये हक। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुलाम अब्बास अरल साहब क्या समझते हैं? देखिए जो साइफर केस था उसमें जो डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिन करना था, और वो प्राइवेट जो वकील थे, जो पीटीआई के वकील थे, उन्होंने करना था। लेकिन ये उनका जो राइट है वो लेके आपने सरकारी जो वकील है उनको दे दिया। और वो कौन, देखिए उसमें ये था कि डिफेंस भी एक वकील था और जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों एक साइड थी। हुकूमती जो है वो लॉयर जो हैं वो दोनों की तरफ पेश हो रहे थे। तो मैं समझता हूं कि फेयर ट्रायल जो बुनियादी काम है, मतलब किसी भी मुकदमे में किसी भी मुल्जिम का हक है कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए, जो उसके कानून के और इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। लेकिन इन किसी केस में जो है कानून के तकाजे किसी सतह पे नहीं पूरे हुए, और ये सवालिया निशान उठेंगे। आपके इलेक्शन के हवाले से भी पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी जो मीडिया एसोसिएशंस हैं, सब ने सवाल उठाए, और अब जो है निजाम इंसाफ पे सवाल उठ रहे हैं। और ये आप देख लें, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, हमें जो है पूरी दुनिया हम पे सवाल उठाती रहेगी। और उसके लिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत ना करे, तो सबसे पहले जो है अपने आप को ठीक करना होगा। अगर आप खुद मुख्तार रियासत बनना चाह रही है तो फिर सबसे पहले इसको अपने जो मामलात है ठीक करने होंगे। आपका सारा मुल्क जो है आपने गिरवी रख दिया है IMF के आगे, तो कैसे आप खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं? आप ये आवाम जहां जहां कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा अब जो चीज आपको पिक एंड चूज करते हैं, और जो बंदर बाट आपने की हुई है इक्तदार की, ये सारी चीजें खत्म होनी पड़ेगी, तब ये मुल्क चलेगा। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा जिस तरह आप इस मुल्क को चलाना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, अब मीडिया का दौर है, तो ये नहीं कि आप जो है आंखें बंद कर समझते हैं कि पूरी दुनिया जो आंखें बंद कर रहे हैं और कोई बात ना करे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का इस पर रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दाखिली मामला है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस को एक तरह से तो जवाब दे दिया गया कि ये हमारा दाखिली मामला है, आपको इसके अंदर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर एस एम महमूद साहब, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस रिपोर्ट? देखें, ये अब ये आप जब किसी मामले को हल करने की बजाय आप वहां पर ऐसे स्टांस लें, ऐसे स्टैंड लें जो आपको चैलेंज करें कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। आपने ये स्टैंड क्यों नहीं लिया कि जो हमारे कानून हैं वो ये हैं और हमने ये किया है? आपने ये स्टैंड क्यों नहीं लिया कि कानून ये कहता था और इसमें अगर ये गलती हुई है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे? आपने ये क्यों नहीं कहा कि अगर ये बैनुल अक़वामी मामला है तो हम वैसा ही रिएक्ट करके दिखाएंगे जैसे कि तरक्की याफ्ता ममालिक में अदल और इंसाफ का शोबा करता है? बतौर वजीर कानून, बतौर एक पार्लिमानी रुकन के, बतौर पाकिस्तान के एक नामवर वकील के, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप ऐसा बयान देने से इनकार करते, आप अपनी पार्टी को समझाते, आप उन्हें बताते कि पाकिस्तान की इसमें इज्जत नहीं होगी, पाकिस्तान को दाखिली और खारजी सतह पर दोनों पर मुंह की खानी पड़ेगी। आपने अपना फर्ज क्यों अदा नहीं किया? आप क्यों एक लुकमा तर पर गिरने की वजह से, आप क्यों सिर्फ हुकूमत का साथ देने के एक नीयत की वजह से सही को गलत, गलत को सही करते चले जा रहे हैं? क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? ये एक दिन दुनिया आपसे पूछेगी, तारीख पूछेगी, आपके अपने बच्चे, आपके अहले खाना आपसे पूछेंगे कि आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया है और क्यों किया है, क्या चाहिए था आपको, आपकी क्या मजबूरी थी। देखें, जब सवाल पाकिस्तान का आ जाए ना, तो जैसे हम कहते हैं ना, हमारा सीना हाजिर है, चलाओ गोली, मारो हमें, जैसे हम ये कहते हैं ना, तो मैं समझता हूं कि ये भी हक बनता है कि जहां पर जिस जगह पर आप हैं, पाकिस्तान की बात हो तो आप कहें हम पाकिस्तान के लिए बात करेंगे, हम किसी सियासी पार्टी के लिए, हुकूमत, ऑपोजिशन या उसके लिए बात नहीं करेंगे। चट्टा साहब, मुझे नहायत अफसोस होता है
इस कद के लोग, इस दर्जे पे, इस ओहदा पर पहुंच जाने वाले लोग, इतनी मुक्तदरा अख्तियारात के हामिल लोग जब इस तरह के एक बेबस किस्म के बयान देते हैं, क्या इसी को तो बनाना रिपब्लिक कहते हैं? कौन बना रहा है इसको बनाना रिपब्लिक? ऐसे बयान से ये बनाना रिपब्लिक बन रही है, ऐसे मुंह छुपाने से, ऐसे सामने चैलेंज को खड़े होके आंखें नजरें चुराने से आपकी ये बनाना रिपब्लिक बन रही है। आप इस जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है, जनाब कानून वजीर कानून साहब, आप हमारे पाकिस्तान के कानून का माथा हैं, चैलेंज कीजिए इस रिपोर्ट को, पढ़िए उसको ऐवान में, उसका जवाब दिए, उसके सारे मंदरजात का जवाब दीजिए। अगर गलती हुई है तो गलती को तस्लीम कीजिए, आइंदा से ऐसी गलती को दोहराने से कानून बनाइए कि कोई ना कर सके। सर, लेकिन ये वो आप किस तरफ चल पड़े नहीं कर रहे हैं। वो तो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर जो रद्द-ए-अमल दिया कि पाकिस्तान का दाखिली मामला है। गुलाम अब्बास सरल साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, आप बखूबी जानते हैं, आपकी इनसे मुलाकातें हैं, एंड यू नो अब जो बात वो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान का ये दाखिली मामला है और पाकिस्तान में बड़ा शफाफ तरीके से चल रहा है सब कुछ। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए आइन और मरवजा कवानीन के पर अमल होता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं सर? यहाँ पे जाहिर है अब अगर तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है, और अगर UN ये कह रही है और अगर ऐसा वाकई है तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसके खिलाफ ये सब कुछ होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ, क्या समझते हैं आप गुलाम अब्बास साहब? देखिए, जितनी भी सियासी जमातें हैं या जो उसके अंदर जितने भी सियासी कायदीन हैं, कोई भी देख लें, हमेशा इन्होंने शख्सियात की खातिर खड़ा होना मुनासिब समझा, कभी भी असूल के लिए नहीं खड़े हुए। और जब तक ये जो जितने भी सियासी रहनुमा हैं ये असूल के साथ नहीं खड़े होंगे, शख्सियात के साथ खड़े होंगे, तो तब तक ये मुल्क में ऐसे ही मामला चलते रहेंगे। कोई सच बात करने वाला नहीं है इस मुल्क में। और इस वक्त जो है चट्टा साहब, इस मुल्क में एक खौफ की फिजा है और सदा की कहत है। इस मुल्क में कोई बात सच्ची करने वाला नहीं है, लोगों की जबान जो है वो बंद कर दी गई है। कुछ जो है इक्तदार के लालच में आके वो खामोश हैं और अपना जो मफादात हैं उसके खातिर जो है वो चुप हैं, और कहीं हमेशा की तरह जो है वो खौफ की फिजा फैलाई गई है। तो ये मुल्क जो है इसलिए ठीक नहीं हो रहा। ये सियासतदानों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क के लिए कोई अपना आम किरदार जो है वो अदा करें। लेकिन बदकिस्मती है, जितना इस मुल्क को हमने नुकसान पहुंचाया है शायद किसी बैरूनी ताकत ने नुकसान पहुंचाया हो, जितना हमने खुद इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। और जो भी इस मुल्क में इक्तदार में आया है या पार्लियामेंट ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है, या दीगर जो मुख्तदार हल्के और इदारे हैं उन्होंने इस जितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया शायद किसी बैरूनी कुव्वत ने पहुंचाया हो। और हमारे मुल्क में जो हमारा मजहब है, इस्लाम है, जितना उसको हमने नुकसान पहुंचाया है शायद किसी काफिर ने नुकसान पहुंचाया हो। तो ये सारे मामलात हैं, जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तो फिर तब तक ये मामलात जो है ठीक नहीं होंगे। खुदारा इनको ये समझना चाहिए कि हम जो है अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकते, हम गलतियों से सीख सकते हैं। जब तक हम ये हमारा रुझान नहीं होगा, ये हमारी सोच नहीं होगी कि हमने अपनी गलतियों से सीखना है, तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए जो है हमारी अदलिया भी जो है उन्होंने भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। उन्होंने आज इसीलिए वो 140 नंबर पे हैं और पूरी दुनिया में एक मजाक बना हुआ है हमारी अदालती निजाम के हवाले से। ना एक देखिए ना, एक मुल्जिम होता है उसको सजाए मौत हो जाती है या उम्र कैद हो जाती है, तो वो जब उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है फिक्स होती है तब तक वो उम्र की सजा जो है वो काट चुका होता है। उसके बाद क्या फायदा? ये तो हमारे अपना निजाम है ना। हम क्या कहें किसी को, यूएनओ को या बाकी किसी मुल्क को क्या कहें? जब तक हमने अपनी गिरेबान में नहीं झांकना, अपने आप ठीक नहीं करना मामला, तो हमें ये बढ़के मारने की कोई जरूरत नहीं है। ना हमारे पल्ले कुछ है कि हम बढ़के मारें। हमने देख लिया है कि हमने किस तरह पूरी दुनिया में भिखारियों की तरह हम फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में हम पैसा मांग रहे हैं और पूरी दुनिया जो हमसे मुंह मोड़ लेती है जब भी हम जहां जाते हैं। ये भिखारी आ गए। खुद मुख्तार रियासतें ऐसी होती हैं, खुद मुख्तार मुल्क ऐसे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद फरमाते थे बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने आप को भिखारी तो खुद कहा शहबाज शरीफ साहब ने। इसमें मतलब क्या हमें माइंड करना चाहिए? देखिए एक ये देखिए ना, इनका मुनाफिकाना जो एक चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में भिखारी हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। ये क्या मुनाफिकाना आपका रवैया है? तो ये सुधारा, इसको छोड़ दें। और अब ये समझना चाहिए, ये जो इसके मुख्तदार हल्के हैं जिनके पास ये इस मुल्क की 76 साल से डोर है,
उनको समझना चाहिए कि मुल्क किस नहज पे पहुंच गया है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग जो हैं बेचारे मुल्क से भाग रहे हैं। इस मुल्क में कोई नहीं रहना चाहता। सिर्फ उसकी ये वजह है कि इस मुल्क में ना तो निजाम इंसाफ ठीक है, ना कोई बाकी निजाम ठीक है, ना इदारे काम कर रहे हैं। देखिए चड्ढा साहब, किसी भी मुल्क में कुफर का निजाम तो चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो हैं इस मुल्क में हो रही हैं। आप देख लें, किसी भी मुजरिम ने कोई जुर्म किया है, किसी मुलजिम ने जुर्म किया है, तो जो अदालतें हैं या जो निजाम है गड़ा सड़ा, उसके मुताबिक उसके साथ ट्रीट किया जाए। हमारे मुल्क में रोजाना कोई मिसिंग हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्स्ट्रा किलिंग है वो बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। तो मैं ये बहुत सारे जो भयानक जो हकैक हैं इस मुल्क में, उनको हमें ठीक करना होगा, एड्रेस करना होगा। इस तरह रिबटल देने से, इस तरह जो है उनकी मजम्मत करने से, चाहे कोई अमेरिका ने करारदाद पेश की हो कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, या आज जो है यूएन कह रहा है कि यहाँ पे जो इंसानी हकूक जो है उनकी पामाली हो रही है, तो हमें इनको एड्रेस करना चाहिए। बाकी मामलात भी हैं और बहुत सारे जो भी जिसमें मुदाखलत के मामलात हैं, क्या बाकी हम अपना घर ठीक नहीं होता तो हम हमसायों के ठेकेदार मान जाते हैं। आप देख लें अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, हमने वहां पे मुदाखलत की और वो उल्टा आज अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है। हमने उनके जाके मामे बन गए कि हमने ये सारा ठीक करना है आपका मसला, वो उल्टा आज हमारे खिलाफ है। डॉक्टर एस एम महमूद साहब, बातें तो ठीक की हैं गुलाम अब्बास अकल साहब ने, जिस तरह से वो कह रहे हैं। अब हुकूमत का आगे से ये जवाब आना, इससे पहले जब अमेरिकन कांग्रेसमैन जो है वहां पे एक करारदाद मंजूर हुई थी कि 13 जनवरी वाला जो फैसला है, आप उसका दिफा करने में नाकाम होते गए। लाइव प्रोसीडिंग देखी है तो उसका दिफा नहीं कर सके। और जहां तक आपने इदारे की गलती की बात की कि उन्होंने उस जजमेंट की जो है इंप्लीमेंटेशन या उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की, तो अब आपके पास मौका है ना, उसको ठीक कर दें। ठीक, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। ये जो फैसला है चड्ढा साहब, ये आपके आईनी कानूनी असूलों को और आपके मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस फैसले के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की आईनी हैसियत का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। ये फैसले के बड़े दूरस्थ नतीजे हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जो जिस जमात की ये सीटें हैं, ये पीटीआई की और उसके अलावा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, अगर ये मखसूस नशिस्तें उसको ना दी गई, तो मैं समझता हूं कि ये बड़े जमहूरियत के लिए जो है उसके ऊपर शब खून मारने के मुतरादिफ होगा। ये आपके आईन और कानून के मुताबिक जो है एक गलत फैसला जो है पूरी तारीख में लिखा जाएगा। और आईन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। आईन ये कहता है कि जिस जमात ने जितनी सीटें जीती हूं और उसके साथ जो जितने भी आजाद उम्मीदवार शामिल हों, उसी तनासब से जो है उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। डॉक्टर एस एम महमूद साहब, क्या कहेंगे आप सर? चड्ढा साहब, मैं तो बहुत सादा बात अर्ज करूंगा। आप दोनों कानूनदान हैं, मैं तो नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे नाजरीन भी ऐसे होंगे जो कानून जानते हैं। मैं तो इतना अर्ज करता हूं कि असूल और मेरिट जो होते हैं वो कभी किसी दाव पेच और तकनीक के मोहताज नहीं होते। जब हम असूल और मेरिट को एक तरफ रख दें और तकनीक और दाव पेच को चल जाएं, ये तो ऐसे ही मुझे लग रहा है जैसे मेरे करोड़ रुपया बैंक में हो और मैं साइन गलत कर दूं चेकबुक को, कहें जी आपको तो करोड़ों गए, आपको जो साइन गलत हो गए थे लिहाजा करोड़ों गए। और भाई करोड़ों वोट डले हैं पीटीआई को चट्टा साहब, ये करोड़ों वोट हैं। आप मानते हैं ये वोटर थे? पीटीआई को डाले थे वोट, इमरान खान को वोट डाला था सबने। सर आज 12:30 बजे तक, 1 बजे तक तो ऐसे ही लग रहा था। सर देखें, सुबह चेंज हो गए सर, जो चेंज भी हुआ है अभी तो मखसूस सर मखसूस नशिस्तों की बात कर रहे हैं, अभी 47 की बात नहीं कर रहे। ठीक, मखसूस नशिस्तों का करोड़ों वोट तो डाला ना, उसी करोड़ों वोट का मखसूस नशिस्तें मिलनी है ना। ठीक, अब आप इसको कहें नहीं जी आपके साइन गलत थे लिहाजा करोड़ों रुपए गए आपके। और भाई ये किसी साइन गलत होने से, नामजदगी ऊपर नीचे होने से, आलू टमाटर बैंगन देने से, उन्हें कोई गलत गलत निशान देने से, उनके हल्के तोड़ फोड़ कर देने से, उनकी पहली टीयर जो है वो उम्मीदवारों की उनको नाअहल करार देने से, दूसरी टीयर को जो है ना वो वहां पर ना पहुंचने देने से जो है वहां कागजात जमा कराने के लिए तीसरी टीयर ने कागज जमा कराया, फिर भी उन्हें करोड़ों वोट पड़ गए। और आप अभी भी कह रहे हैं जी साइन ऐसे नहीं थे तो वो ऐसे नहीं था, तो इसको फॉर्म को पहले आना था फिर बाद में जाना था। खुदा के लिए ये करोड़ों वोट डले हुए हैं और आप इन करोड़ों वोट का कह रहे हैं कि जी इसका फैसला नहीं हमसे हो पा रहा। वो आपको किस बात की अक्ल नहीं आ रही? बात तो वैसे बड़ी वैलिड है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ सिंपल फैक्ट कि यार जिसको जितनी सीटें मिली हैं उसको उतनी अलॉट हो जाए। आज तक केसेस चल रहे हैं, ज़ेरे इल्तवा मामलात हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए चट्टा साहब, जो कानून है वो कोई साइंस नहीं है।
कानून कॉमन सेंस है, और क्या ये कॉमन सेंस जो है हमारी पूरी अदलिया में नहीं है कि ये वोट जो है किसको पड़ा था, ये जो है किस जमात को मैंडेट दिया गया, ये हम सबको पता है कि ये वोट किसको पड़ा था। देखिए हम जो है इस तरह नजरें चुराने से ना कानून जो है उससे हम मुनरफ हो सकते हैं, ना आइन से मुनरफ हो सकते हैं। तो ये सादा सा मसला है, और कानून भी इस हवाले से आइन बड़ा वाज़ेह है। खुदारा इस वक्त जो है सिर्फ आइन के ऊपर अमलदारी का मसला है। अगर इस मुल्क में आइन पे अमलदारी होगी, कानून के ऊपर अमलदारी होगी और आइन की बालादस्ती होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, तो तब ये फैसले भी ठीक आएंगे, मुल्क भी ठीक होगा, तब इस मुल्क का निजाम भी ठीक होगा, मईशत भी तब भी ठीक होगी। तो ये बड़ा सादा सा मसला है। इस हवाले से ये जो सीटें हैं ये सारी जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जितने भी आजाद उम्मीदवार शामिल हुए थे उन्हीं की बनती हैं। ये किसी सूरत भी नून लीग पीपल्स पार्टी की नहीं बनती, ये किसी सूरत भी नहीं बनती, किसी सूरत भी किसी की नहीं बनती। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही फैसला हमारी सुप्रीम कोर्ट से है, जिस तरह से आज काजी फाज़ साहब जनाब चीफ जस्टिस ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में हमेशा इंसाफ होता है। सो उम्मीद करते हैं कि ये भी इंसाफ होगा और जिसका हक है उसको मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस महमूद साहब, गुलाम अब्बास हरल साहब। नाज़रीन सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।